नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्रोनाउन चैप्टर को शुरू किया था और वो हमारा पार्ट 1 था और आज हम उससे आगे का पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ पिछली चीज़ें हम रिपीट कराना चाहते हैं कि जिससे जहाँ जहाँ बच्चों के कुछ डाउट रह गए थे उसको हम अच्छे से क्लियर कर सकें। बस केवल 5 मिनट आपके लेंगे पिछली चीज़ को देखने में। देखो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको यहाँ पजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा। हालांकि मैंने वहाँ पर पूरा प्रोनाउन का जितना बेसिक वो सारा पढ़ाया था, पर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो मैंने बताई थी पजेसिव प्रोनाउन से। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन पे आज हम कुछ क्वेश्चंस पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम आज वाली वीडियो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखो, पजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको क्या बताया था कि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, तो इसमें जैसे पहला हम सेंटेंस पढ़ के देखते हैं क्या है। पहला सेंटेंस हमारा है दिस पेन इज फिल इन द ब्लैंक्स योर या योर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भरना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो योर होता है ना, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव और ये अपने साथ में नाउन लेता है। मैंने बताया था कि योर जो होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है और ये अपने साथ में नाउन लेता है। और जो योर्स होता है, योर्स हो गया, माइन हो गया, और ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया था, देयर्स बताया था नहीं बताया था। तो ये जो होते हैं ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। और ये अपने आगे कोई भी नाउन नहीं लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अपने आगे कोई भी नाउन नहीं लेते हैं। तो अब आप मुझे सेंटेंस में देख के ये बताओ, क्या दिस पेन इज, इसके आगे का कोई नाउन लिखी हुई है? भाई कोई नाउन थोड़ी है, ये तो हमें इसमें से एक लगाना है। कोई नाउन लिखी है, यहाँ पर कहीं बुक लिखा हुआ है या यहाँ पर कहीं पेन उन लिखा हुआ है? कुछ लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा है ना। जब नाउन नहीं लिखी है, जब यहाँ पर नाउन नहीं लिखी, तो हम योर तो लगाएंगे। तो हम क्या लगाएंगे, योर्स। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, दिस पेन इज योर्स। क्योंकि जो योर्स होता है ना, ये अपने साथ में कोई नाउन नहीं लेता है। और जब नाउन नहीं लेता तो नाउन तो है ही नहीं। तो जब नाउन नहीं है तो क्या लगाएंगे, योर्स। और योर कब लगाते हैं, जब यहाँ पर कहीं नाउन दी होती तब हम योर लगाते हैं। तो ये चीज़ हालांकि मैंने आपको पढ़ा दी थी, लेकिन आज हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इस वजह से मैं आपको एक बार इससे रिपीट करा रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5 मिनट का लगेगा। अब देखो अगला सेंटेंस क्या है, दैट पेन इज फिल इन द ब्लैंक्स, माइन लगाऊँ या माई। अब आप एक बार बताओ, माई लगेगा तो उसके आगे नाउन आएगा। क्या सेंटेंस में आपको कोई नाउन दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर क्या लगा देना, माइन। कुछ सोचने की आप ज़रूरत ही नहीं है भाई। अगर नाउन नहीं दिख रही है तो माई तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा, माइन लगेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, दैट पेन इज़ माइन। अब देखो, ये मैंने आपको चीज़ें बता दी थी कि इसमें डिफरेंस क्या होता था कि जो माइन होता ना, इसका अर्थ माई प्लस नाउन होता है। यानी कि कहीं भी अगर आपको माई बुक मिल जाए तो उसकी जगह पे हम माइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, माई ब्रदर लिख जाए तो उसकी जगह पे हम माइन भी लगा सकते हैं। ठीक, तो माइन का मतलब ही होता है माई प्लस नाउन। और ऐसे ही ओवर प्लस नाउन का मतलब क्या होता है, ओवर्स। योर प्लस नाउन का मतलब क्या होता है, योर्स। हिज प्लस नाउन का मतलब क्या होता है, हिज। हर प्लस नाउन का मतलब क्या होता है, हर्ष। और देयर प्लस नाउन का मतलब क्या होता है, देयर्स। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार जाकर पिछली क्लास देख लो। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे कि माई पेन इज़ अ न्यू पेन, यानी कि मेरा पेन जो है वो एक नया पेन है। और अगला सेंटेंस क्या है, माइन इज़ अ न्यू पेन, यानी कि यहाँ इसका मतलब ये है कि माइन पेन इज़ ए न्यू पेन, यानी कि मेरा पेन एक नया पेन है। तो ये जो इसका मतलब है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर माई पेन यूज कर दिए, यहाँ पर माइन कर दिया गया। जो मतलब माई पेन का वही मतलब माइन पेन का है, सॉरी वही मतलब क्या है, माइन का। अब अगर मैं यहाँ पर माई हटा के अगर मैं यहाँ पर माइन कर देता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि माई का अर्थ ही है माई प्लस पेन, क्योंकि जो नाउन दिए ना वो नाउन इसमें ऐड हो गई है। तो माइन का अर्थ क्या हो गया, माई प्लस पेन। और एक पेन जी है, तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी सेंटेंस होगा कि माई पेन पेन। आप एक बार यहाँ पर माइन रख के देखो। अगर आप एक बार माई की जगह आप माइन रखोगे ना, तो आपका अर्थ निकलेगा कि माई पेन पेन इज ए न्यू पेन। क्योंकि एक तो माई पेन जे आ गया और एक पेन जे आ गया, तो माई पेन पेन इज ए न्यू पेन, तो इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारा ये होता माइन, तो इसके आगे कोई नाउन नहीं लेते। क्योंकि नाउन खुद ही इसमें इंक्लूड है, पहले से ही इसमें नाउन शामिल है, तो इस वजह से हम इसके आगे नाउन नहीं लेंगे। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, माइन इज़ ए न्यू पेन। और वैसे ही हमारा ये क्या बनेगा, माई पेन इज़ ए न्यू पेन। अब देखो अगला सेंटेंस क्या है, योर बुक इज ए ओल्ड बुक। तो इसको हम योर बुक को हम ऐसे भी लिख सकते कि योर्स इज ए ओल्ड बुक। ठीक है, क्योंकि योर बुक बराबर किसके हो गए, योर्स के भाई। क्योंकि योर प्लस नाउन बराबर क्या होता है, योर्स। तो चाहे तो हम योर्स लिख दें, सिर्फ और सिर्फ योर्स लिखेंगे, इसके आगे बुक नहीं लगाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही इसमें लगा हुआ है। योर्स का मतलब ही है योर बुक, तो इसलिए हम योर्स के आगे बुक नहीं लगाएंगे। और वहीं योर अगर आ जाएगा तो उसके आगे बुक लगाने पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ लगाओगे जरूर। क्योंकि योर कभी सिंपल आता नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये अपने साथ में नाउन हमेशा लेते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम कर देंगे इस पर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आई हैव द सेम बुक एज हर। अब आपको सेंटेंस में देखना है कि आखिर गलती कहाँ पर है। देखो, आई क्या है, सब्जेक्ट, और हैव क्या है, वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आई हैव द सेम बुक एज हर, मैंने आपको क्या बताया था, हर क्या होता था, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये अपने साथ में क्या लेते थे, नाउन। क्या हर के आगे कोई नाउन लगी है? जब नहीं लगी है भाई, हर तो अपने साथ में नाउन लेगा। मैंने आपको बताया नहीं था, देखो योर होता है, हिज होता है, हर होता है, ठीक है, देयर होता है, इट्स होता है, ये सब तो अपने आगे नाउन लेंगे नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या सेंटेंस में दिया, वो हर दिया है और इसके आगे तो कोई नाउन है ही नहीं। तो जब नाउन नहीं है तो गलती किस पार्ट में हो गई भाई, गलती इसी पार्ट में तो हो गई। और हम इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, तो हम यहाँ इसकी जगह पे लगाएंगे हर्ष। आपको बस देखो वहाँ पर गलती ढूंढनी है, आपको ये नहीं पता करना कि क्या लगाना है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के बता रहा हूँ कि बाय द वे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, तब आपको पता होना चाहिए कि इसके आगे हम किसको रिप्लेस करते हैं। तो हर की जगह क्या हो जाएगा, हर्ष। अब बताओ कि हर्ष सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है। क्यों सही है, हर्ष इसलिए सही है, हर्ष इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर नाउन तो कोई दी नहीं है और हर्ष नाउन लेता भी नहीं है, तो इस वजह से हर्ष सही है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, आई हैव द सेम बुक एज हर्ष। चलो अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यू हैव द सेम बाइक एज माई। अब आपने सेंटेंस पढ़ा, आपने देखा यू हैव द सेम बाइक एज माई, जैसे ही आपने माई देखा आपका तुरंत दिमाग एक जगह रुका। आपने सोचा माई कभी अकेला तो आता नहीं है। भाई सर ने बताया कि माई अकेला थोड़ी आएगा, क्योंकि माई पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, माई अपने साथ क्या लेता, नाउन। तो क्या इसके आगे कहीं नाउन है, तो नहीं है, तो हम इसको क्या काट देंगे, यहाँ पर माई नहीं होगा। और गलती किस पार्ट में होगी, हमारी सी पार्ट में। तो माई की जगह क्या होगा, माइन होगा। माई की जगह हम क्या लगा देंगे, माइन, तब हमारी ये आंसर सही हो जाएगा। अच्छा अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, माई हाउस इज फर्दर देन हर्स। माई हाउस इज फर्दर देन हर्स। अब देखो सेंटेंस हमने देखा, माई हाउस इज फर्दर देन हर्स। हर्स पर हमारी लाइन रुक गई। हमने पढ़ा था कि हर जब भी आएगा अपने आगे नाउन लेगा, ठीक है, हर जब भी आएगा अपने आगे नाउन लेगा। लेकिन ये तो हर्ष है और हर्ष कभी अपने आगे नाउन लेता नहीं है। लेकिन अंतर यहाँ पर बस इतना है कि होना चाहिए था यहाँ पर हर्ष, और इन्होंने क्या कर दिया, हर में एपोस्ट्रॉफी एस लगा के दे दिया, जो कि हो गया गलत। वैसे हर्ष सही है लेकिन यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, तो इस वजह से इस पार्ट में गलती हो गई, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर बनेगा माई हाउस इज़ फर्दर देन हर्ष, बस ये वाला हर्ष बनेगा, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा। एपोस्ट्रॉफी आके यहाँ पर सेंटेंस गलत हो गया। और अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर वो हर दे देता तो भी गलत होता। क्यों, क्योंकि उसके आगे नाउन भी तो चाहिए होती, तो नाउन तो थी नहीं, तो इसलिए हर होगा नहीं। और हर्ष क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हर्ष दे दिया है। होना चाहिए कौन सा था, ये वाला हर्ष। ये वाला हर्ष होता तब सही होता, ठीक है। चलिए अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं, ये हमारा आज का एक और लास्ट क्वेश्चन रह गया। फिर इसके बाद में हम जो आज वाली हमारी जो क्लास है प्रोनाउन की पार्ट 2, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पिछली क्लास के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हमारे रह गए थे। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हर इज़ द सेम कंप्यूटर एज माइन, यानी कि उसका ही भाई कंप्यूटर है जो कि मेरा है। आपने सेंटेंस की शुरुआत देखी किशोरी हर, ये बताओ कि हर कभी अकेला आता है, भाई नहीं आता। क्यों, क्योंकि हर तो अपने साथ में नाउन लेता था, और आता क्या था, अकेला हर्ष आता था। क्या आता था, हर्ष। तो इसलिए हमारे किस पार्ट में गलती होगी, तो वो हो गई हमारे ए पार्ट में गलती। और हम हर की जगह क्या लगा देंगे, हम कर देंगे हर्ष, तब हमारा ये क्वेश्चन सही होगा कि हर्ष इज़ द सेम कंप्यूटर एज माइन। अब देखो माइन भी चेक कर लो, क्या माइन के आगे कोई नाउन है, नहीं है, माइन तो नाउन लेता नहीं है, तो माइन बिल्कुल सही है। अगर यहाँ कहीं पर माई दे दिया होता तो गलत हो जाता, और वहीं अगर माई कंप्यूटर दे दिया होता तो सही हो जाता, क्योंकि माई अपने साथ में नाउन लेगा, तो माई के साथ में अगर कंप्यूटर आ जाता तो सही होता, और अगर माइन के साथ में कंप्यूटर आता तो गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि माइन का मतलब ही हो गया माई कंप्यूटर, तो इसलिए माइन अपने साथ नाउन नहीं लेगा। फिलहाल हमारे इस वाले किस पार्ट में गलती होती, ए में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर दिया था, हर के साथ में या तो नाउन होता या तो हर कंप्यूटर होता तो सही हो जाता, लेकिन नाउन है नहीं, तो हम क्या लगा देंगे, हर्ष। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब चलिए अब हम चलते हैं आज की अपनी क्लास पर। चलिए ये आ गई हमारी आज की क्लास, ठीक है। तो दोस्तों अब आप तैयार हो जाइए आज की क्लास पढ़ने के लिए। देखिए क्वेश्चंस क्या है हमारा पहला, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक। और अब हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हम क्यों स्पीड पढ़ रहे थे, क्योंकि वो हमारे पढ़ी हुई चीज़ें थी, तो इस वजह से हमने वहाँ पर थोड़ा फास्ट पढ़ा। अब हम आराम से समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा, ऑल द स्टूडेंट्स वर एग्री विद द डांस प्रपोजल एक्सेप्ट ही। देखो इस क्वेश्चन का मैं आपको रूल बता देता हूँ। रूल क्या है, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट दिखा,
एक्सेप्ट। देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आगे ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। आप एक्सेप्ट के आगे देखो क्या लिखा है, ही लिखा है। और ही क्या मैंने आपको पढ़ाया था, टेबल याद करना, मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी, टेबल देखना जाके। ही होता था हमारा सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या होता था, ही का हिम। और हमने अभी आपको क्या बताया कि एक्सेप्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हिम का, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर क्या आएगा, हिम आएगा, नहीं आएगा। तो गलती किस पार्ट में भाई, गलती है हमारे इस पार्ट में, ऑप्शन सी वाले में हमारे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस वाले पार्ट में हमारी गलती। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑल द स्टूडेंट्स वर एग्री विद द डांस प्रपोजल एक्सेप्ट हिम। अब देखो इसके मैं आपको कुछ वर्ड लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कौन कौन से वर्ड हैं जो ऑब्जेक्टिव केस अपने साथ लेंगे। तो देखो ये है आज का हमारा रूल नंबर 1, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है रूल भाई हमारा, आपको सेंटेंस में कुछ वर्ड दिखेंगे, जैसे एक लेट दिख जाए कहीं पे, बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, कतई यहाँ पर टेंशन नहीं लेने की है, ठीक है। मैं इसकी इतनी प्रैक्टिस करा दूँगा आपको रट जाएगा। टेंशन आप बिल्कुल मतलब याद कराने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ो, आप बस वीडियो देखो और अपने नोट्स बनाओ और पढ़ते चलो, ठीक है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में लेट दिख जाए, लाइक दिख जाए, बिटवीन दिख जाए, एमंग दिख जाए, या कोई वर्ब दिख जाए, लाइट दिख जाए, लाइक दिख जाए, बिटवीन दिख जाए, एमंग दिख जाए, वर्ब दिख जाए, इसके साथ ही कुछ और भी वर्ड मैंने आपको दिए हैं। और कौन कौन से हैं, देखो बिटवीन तो मैंने आपको बता दिया, और क्या दिख जाए, एमंग दिख जाए, कोई भी वर्ब दिख जाए, बट दिख जाए, एक्सेप्ट दिख जाए, और कोई भी प्रेपोजिशन दिख जाए। इतनी चीज़ें याद रखनी है। शुरुआत कहाँ से करते हैं, फिर से देखते हैं। अगर आपको सेंटेंस में क्या दिख जाए भाई, लाइट दिख जाए, लाइक दिख जाए, बिटवीन दिख जाए, एमंग दिख जाए, ठीक है, या कोई वर्ब दिख जाए, ठीक है, एक्सेप्ट दिख जाए, अभी मैंने आपको बताया एक्सेप्ट दिख जाए, और हमने कौन कौन से आपको वर्ड बताए थे, एमंग दिख जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एमंग दिख जाए, कोई भी वर्ब दिख जाए, बट दिख जाए, बट को ध्यान से देखेंगे, बट दिख जाए, एक्सेप्ट दिख जाए, प्रेपोजिशन दिख जाए, तो इसके आगे हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। कौन सा केस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, हमारे से आगे लगा था एक्सेप्ट, क्या था, एक्सेप्ट, और उसके आगे क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। इसलिए यहाँ पर ही का हमने क्या कर दिया था, हिम कर दिया था। अगर इसके आगे यू आ जाए तो क्या कर दोगे, योर कर दोगे। अगर इसके आगे दे आ जाए तो क्या कर दोगे, देयर कर दोगे, सॉरी दैम कर दोगे। यू का नहीं, सॉरी यू का, एक मिनट मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। यू का क्या कर दोगे, यू का कर दोगे यू, यू का तो ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ही का क्या कर दोगे, ही का कर दोगे हिम। शी का क्या कर दोगे, शी का कर दोगे हर, ठीक है। और दे का क्या कर दोगे, दे का कर दोगे दैम, ठीक। तो ये इतनी चीज़ें मैं आपको बता दी, आपको इस तरह से उसका ऑब्जेक्टिव केस लगा देना, ठीक है। टेबल मैं आपको दे चुका ऑब्जेक्टिव केस, और उसमें सब्जेक्टिव केस सारे कुछ दिए हुए हैं। एक बार फिर से हम रूल को देखेंगे, क्या दिया होगा रूल में भाई, अगर कहीं लेट दिया हो, लाइक दिया हो, बिटवीन दिया हो, एमंग दिया हो, वर्ब दिया हो, और इसके साथ ही एमंग दिया हो, वर्ब दिया हो, बट दिया हो, एक्सेप्ट दिया हो, और प्रेपोजिशन दी हो, कोई भी प्रेपोजिशन दी हो, ठीक। प्रेपोजिशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, देख लेने जाके कौन कौन सी प्रेपोजिशन थी। कोई भी प्रेपोजिशन दी हो उसके आगे हमेशा कैसा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर प्रेपोजिशन या किसी भी वर्ड के आगे कभी ही दिख जाए या शी दिख जाए, तुरंत काट देना, ठीक। ही का हर कर देना, और सॉरी ही का हिम कर देना, और शी का हर कर देना। मतलब जो भी मैं आपको बताया ऑब्जेक्टिव केस, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। चलो तो एक बार हम फिर से अपना पिछला क्वेश्चन रिपीट करते हैं। पिछला क्वेश्चन में हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने एक्सेप्ट देखा था, और एक्सेप्ट क्या था, यही वाला वर्ड जो अभी हमने आपको बताया। तो एक्सेप्ट क्या लेता अपने साथ में, एक्सेप्ट अपने साथ में लेता है ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर ही नहीं होकर क्या हो जाएगा, हिम होगा। अब तो आपको समझ में आ गया। चलो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपका सिलेबस बहुत फटाफट कराऊंगा, बहुत ही अच्छे से, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया करके, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने दूंगा। अब देखो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सीधे सीधे मिला एक वर्ड एक्सेप्ट। जैसे ही आपको एक्सेप्ट दिखा, आपके मन में तुरंत एक चीज़ दिमाग में आई कि जहाँ जहाँ एक्सेप्ट आएगा वहाँ वहाँ हम ऑब्जेक्टिव केस उसके आगे लगा देंगे। अब बताओ ही आएगा, हिम आएगा, तो भाई ही तो सब्जेक्टिव केस होता है, ये तो आएगा नहीं, तो आएगा क्या, हिम। बिल्कुल सही हो गया। देखो कुछ इसमें दिक्कत हुई, बिल्कुल नहीं, बहुत सरल चैप्टर है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देयर इज़ नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड आई, ठीक है। आपने एक वर्ड क्या देखा इसमें, बिटवीन देखा। देखो आगे नहीं समझ में आ रहा, कोई फ़र्क नहीं, मेन पॉइंट पे आओ। क्या देखा, बिटवीन दिखा। बिटवीन के साथ में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यू क्या होता है, यू सब्जेक्टिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, तो यू तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा आगे क्या दिया, आगे एंड दिया है। अब मैं आपको बता दूं रूल इसका, कहीं भी अगर एंड दिया हो, ठीक है, अभी आपको बहुत से चैप्टर पढ़ाने हैं, वहाँ पे भी कई कई बार ये
रूल रिपीट होगा, ये वाला। और कंजक्शन में भी ये रूल रिपीट हो गया, आप देखना जाकर। एंड से पहले जो चीज़ आती है वही एंड के बाद होती है, यानी कि एंड से पहले अगर सब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस होगा, अगर एंड से पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक। बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन। बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन। अभी मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन के बाद में कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यू क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट। आगे क्या दिया? एंड। तो एंड के जो इधर होगा वही एंड के इधर होगा, तो इधर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो इधर भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगा? तो इसलिए आई काट के यहाँ पर हम क्या कर देंगे? मी कर देंगे, नहीं मी कर देंगे, बस बिल्कुल। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर कौन सा बना? ऑप्शन सी जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर देंगे? आई का मी कर देंगे। और क्यों कर देंगे? इसलिए कर देंगे क्योंकि बिटवीन, और बिटवीन क्या लेगा? ऑब्जेक्टिव केस लेगा। जब अभी हमने आपको बताया था कि बिटवीन के साथ में क्या लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस। और आगे क्या दिया? एंड। अगर एंड नहीं दिया होता तो हमें आई के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन एंड ने दे के ही काम ख़राब कर दिया। क्यों? एंड ने कहा कि जो एंड के इधर आएगा वही एंड के इधर आएगा, यानी कि एंड के राइट साइड में जो केस वही लेफ्ट साइड में केस, यानी कि दोनों तरफ सेम केस होंगे, दोनों तरफ सेम केस होंगे। तो अगर इधर ऑब्जेक्टिव केस है तो फिर भाई इधर भी ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो आई का क्या होगा? मी हो गया। अब मैं आशा करता हूँ ये वाला रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो हम रूल क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। हमारा क्वेश्चन क्या है? दे इंट्रोड्यूस्ड राजू एंड आई टू ऑल देयर रिलेटिव्स हु वर नॉट नोन टू अस। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें मिला क्या? दे। ठीक, दे क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गई? उसकी वर्ब। और मैंने आपको कल स्ट्रक्चर पढ़ाया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर था सेंटेंस का। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब से पहले वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो राजू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और अभी आपके सामने क्या दिया? एंड। तो एंड से पहले ऑब्जेक्ट तो एंड के बाद में भी ऑब्जेक्ट, एंड से पहले अगर सब्जेक्ट तो एंड के बाद भी सब्जेक्ट। तो एंड से पहले यहाँ पर क्या दिया? ऑब्जेक्ट दिया, तो भाई एंड के बाद में भी ऑब्जेक्ट लगा, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी हो गया, नहीं हो गया? तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या बना? ये बना ऑप्शन ए। तो अब मैं आशा करता हूँ आपको ज़रा भी इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया आज का। क्वेश्चन क्या है हमारा? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द बॉयज़ एंड आई गो इन। देखो आपने एक वर्ड देखा लेट, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। मैंने अभी आपको बताया था ये वाला वर्ड, एक्सेप्ट बताया था, ठीक है, लेट भी बताया था, बिटवीन बताया था, और प्रेपोजिशन आपको बताई थी, बट दिखाया था, वो सारे मैंने आपको वर्ड बताए थे। ठीक है, और उसमें एक लेट भी था। तो मैंने क्या कहा था कि लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेट के बाद में हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो द बॉयज़ क्या हो गया? द बॉयज़ तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, बिल्कुल सही है। तो आगे क्या दिया? एंड। अब अभी मैंने आपको क्या बताया? एंड के अगर इधर ऑब्जेक्ट तो एंड के इधर भी ऑब्जेक्ट, तो आई क्या होता है? आई तो सब्जेक्टिव केस होता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी हो गया, नहीं हो गया? तो राइट आंसर हमारा क्या बना? राइट आंसर हमारा बना द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द बॉयज एंड मी गो इन। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी में आया। चलिए अब हम अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन क्या है? एवरी वन बट शी वाज एग्री टू माई प्रपोजल ऑफ अटेंडिंग द रैली। अब मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद दे सकते हैं। कैसे? भाई अभी आपने पढ़ा था बट, बट क्या लेता है अपने साथ में? ऑब्जेक्टिव केस लेता है। बट के आगे क्या आता है? ऑब्जेक्ट। बट के आगे क्या दिया है? शी, और शी क्या होता है? सब्जेक्ट। तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है, नहीं होता है? भाई शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? एवरी वन बट हर वाज एग्री टू माई प्रपोजल ऑफ अटेंडिंग द रैली। तो अब हमारा ये वाला रूल कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे आज का रूल नंबर 2, और मैं आशा करता हूँ आपको रूल नंबर 1 बिल्कुल रट चुका होगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जैसे ही प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं कम से कम आपको 50 क्वेश्चंस करवाऊँगा प्रैक्टिस के। ठीक है, कम से कम 50। अगर आपने उन 50 क्वेश्चंस को कर लिया तो मैं गारंटी कहता हूँ आपका प्रोनाउन में एक भी डाउट नहीं बचेगा। चाहे एसएससी सीएचएसएल का पेपर देना, चाहे एमटीएस का देना, चाहे सीपीओ का देना, ठीक है, और चाहे अपना किसी भी अदर एग्जाम का देना, चाहे मेंस देना, कोई भी रेलवे, जहाँ जहाँ तुम्हारी इंग्लिश आती हो कोई भी दे देना, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ठीक है, किसी भी लेवल का करके देख लेना,
चाहे तुम जीडी का देना, चाहे तुम सीपीयू का देना, कोई भी देना, तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत होगा। तो तैयार रहें उस क्लास के लिए, उसमें हम कम से कम आपको 50 क्वेश्चन प्रोनाउन के कराएंगे। लेकिन पहले कब, जब ये वाला सब्जेक्ट जब ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो रूल नंबर 2 हमारा क्या है। रूल नंबर 2 है कि जो वर्ब हैं, वर्ब, तो अगर इज, एम, आर, बाज, वर्ब, बी, बीन, बींग, ठीक है, जब ये जो वर्ब हैं मेन वर्ब के रूप में आती हैं, ध्यान से सुनना, इज है, एम है, आर है, बाज है, वर है, बी है, बीन है, बींग है, तो जब ये वर्ब अगर मेन वर्ब के रूप में आ जाएं तो इनके साथ में प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लेंगे। कौन सा केस लेंगे? प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस। अभी हम आपको बताएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, सबसे पहले आप जानो मेन वर्ब क्या होती है। हालांकि मैं समझ सकता हूँ बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसा होगा जो अभी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं जानता होगा, तो बस 2 मिनट के लिए वो जान ले। देखो सेंटेंस हमारा क्या है, पहला ही इज़ ए गुड बॉय, पहला सेंटेंस का ही इज़ ए गुड बॉय। ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। और बी क्या, बॉय क्या है? नाउन है। ठीक है भाई, वह एक अच्छा लड़का है, नाउन क्या हो गया? बॉय। बॉय की क्वालिटी क्या है? गुड, तो क्वालिटी हम क्या कहते हैं? उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ए क्या लगा है? आर्टिकल। इज क्या है? वर्ब। और ही क्या है? सब्जेक्ट। अब एक बार बताओ, क्या यहाँ पर इज के अलावा कोई और वर्ब आई है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं आई है। तो जब इज के साथ में कोई और वर्ब नहीं आई है तो इज यहाँ पर क्या हो गया? मेन वर्ब। इज यहाँ पर क्या हो गया? मेन वर्ब। अब अगला क्वेश्चन देखो, ही इज़ ईटिंग द फूड। ही क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? वर्ब। ईटिंग भी क्या है? वर्ब। और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दा क्या है? इसका आर्टिकल। दा क्या है? इसका आर्टिकल। ठीक, तो अब आप एक बार बताओ इसमें वर्ब कौन सी है? तो आप कहोगे सर इज भी वर्ब है, ईटिंग भी वर्ब है, 2 वर्ब हैं। तो 2 वर्ब हैं तो इज क्या होगी? तो देखो, अगर इज यहाँ पर जैसे मतलब कोई भी वर्ब अगर सिंगल थी, मतलब सिर्फ एक वर्ब थी, तब तो वो मेन वर्ब थी। लेकिन जब डबल वर्ब हो गई तो वह हेल्पिंग वर्ब होगी। तो यहाँ पर इज क्या है? यहाँ पर इज है हेल्पिंग वर्ब। तो जब हेल्पिंग वर्ब तो फिर मेन वर्ब कौन है? तो मेन वर्ब है यहाँ पर ईटिंग। तो अब आप समझ गए। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर इज क्या आई? सिंगल आई, तो ये क्या हो गई? मेन वर्ब। और यहाँ पर इज कैसे आई? इज ईटिंग के साथ आई, तो ईटिंग क्या हो गई? मेन वर्ब। और इज क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। अब हम अपने चलते हैं रूल पर। अभी हमारा रूल क्या कह रहा था? रूल हमारा कह रहा था कि जब ये वाली वर्ब, ठीक है, जरूरी नहीं इज हो, कोई भी वर्ब हो सकती, चाहे इज हो, एम हो, आर हो, बाज हो, बर हो, बी हो, बीन हो, बींग हो, मेन वर्ब के रूप में आए, यानी कि मेन वर्ब के रूप में कैसी आए? अकेली आए। कैसी आए? सिंगल आए। अभी मैंने आपको बताया था ना, सिंगल आए या अकेली आए, मतलब इनके साथ में और कोई वर्ब नहीं होगा। अगर ये अकेली आई तो इनके साथ में प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगेगा। इस चीज़ को याद रखो, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगेगा कि इनके आगे सिर्फ आई आ सकता है, यू आ सकता है, ठीक है, ही आएगा, है, शी आएगा, दे आएगा। मतलब फिर आप इनके आगे ऐसा नहीं कि वो दैम लगा दो या हिम लगा दो या माई लगा दो। अब चलो हम देखते हैं क्वेश्चन, आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये हम समझेंगे अपने एग्जाम्पल के तौर पर। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो एक एक आपका कॉन्सेप्ट कतई क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखो, इट वाज, इसके आगे हिम है या ही है? हमें कोई एक चीज़ लगानी है, कोई बात नहीं, लगा देंगे। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। इट वाज हु इनकरेज्ड मी व्हेन आई वाज फीलिंग लो। आप सेंटेंस में देखो, क्या बाज के साथ में कोई और वर्ब आई है? आप कहोगे भाई इट वाज और बस इसके आगे कोई इनमें से एक लगेगा और ये वाला सेंटेंस हो जाएगा पूरा। फिर वो तो अगली चीज़ शुरू हो गई, हु इनकरेज्ड मी व्हेन आई वाज फीलिंग नाउ, ये तो अलग हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि इट वाज ईटिंग या इट वाज बाथिंग, मतलब ऐसी तो कोई यहाँ पर वर्ब तो आई नहीं है। तो ये किसका काम करी है भाई? मेन वर्ब का काम कर रही है भाई, ये मेन वर्ब है ना भाई, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तब होती जब बाज के बाद में ठीक कोई वर्ब दी होती। अब यहाँ पे तो हु दिया है और इससे पहले भी इनमें से एक वर्ड आ जाएगा, चाहे हिम आ जाए चाहे ही आ जाए, तो यहाँ पर तो कोई वर्ब है नहीं। और ये तो फिर जो वर्ब है वो तो वो इस ही के लिए आई है, इनकरेज्ड मी वैन आई। फिर यहाँ से एक अगला क्लास शुरू हो गई है, यहाँ से ये अगला सेंटेंस शुरू हुआ वैन आई वाज फीलिंग लो। यानी कि ओवरऑल मिला के अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई बाज के साथ में कोई वर्ब नहीं है, इससे पहले कोई वर्ब नहीं है, इससे पहले कोई वर्ब नहीं। तो जब इससे पहले कोई वर्ब नहीं है और केवल एक ही वर्ब है तो ये किसका कार्य कर रही है? मेन वर्ब का।
और अगर मेन वर्ब का कार्य कर रही है तो इसके आगे कौन सा हम केस लेंगे, वो हम लेंगे सब्जेक्टिव केस। हो सकता है अभी आपको दिक्कत हो रही होगी, पर जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि अभी असल में आप पहली बार समझ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी चीज़ें कठिनाई हो रही हैं। तो अब हम क्या लेंगे, बाज काय का काम कर रही है, मेन वर्ब का काम, तो आगे क्या लेंगे, सब्जेक्टिव केस। तो अब बताओ हिम सब्जेक्टिव केस होता है या ही होता है, तो आप कहोगे भाई ही सब्जेक्टिव केस होता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा राइट आंसर बनेगा इट वाज ही हु इनकरेज्ड मी व्हेन आई वाज फीलिंग लो। अब चलो हम करते हैं अगला क्वेश्चन, रूल क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हमारा क्या है, इट वाज, और इसमें से हमें कोई एक लगा देना है। तो इट वाज हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम्स। अब आप ये बताओ कि बाज के आगे कोई वर्ब है, आप इधर मत देख लेना, इधर नहीं देखना, ये तो हु के बाद आ रही है, इससे पहले देखो कोई आ रही है, नहीं आ रही है भाई। जब इससे पहले कोई, देखो एक हु से पहले होती है, एक हु के बाद होती है, तो हु के बाद होगी वो तो अलग होगी, उसे हम नहीं काउंट करना, हम यहाँ पर काउंट करेंगे। क्या यहाँ पर कहीं लिखा है इट वाज ईटिंग, या इट वाज बाथिंग, या इट वाज रीडिंग है, या इट वाज टीचिंग, कुछ ऐसा लिखा है, या इट वाज ड्रिंकिंग, नहीं लिखा है ना। तो ये किसका काम कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का काम कर रही है, यानी कि अकेली आई है। और जब अकेली आई है तो इसके साथ में हम कौन सा केस लगाएंगे, वो हम लगाएंगे सब्जेक्टिव केस। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, इट वाज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम्स। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन अगला, इट इज़ हु चीट यू इन योर बिजनेस। ये बताओ क्या इज के आगे कोई वर्ब है हु से पहले, नहीं है ना, हु से पहले कोई वर्ब तो नहीं है, तो यानी कि इज कैसा आया है, सिंगल है, तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब। और जब इज सिंगल है यानी कि मेन वर्ब है, तो इसके आगे हम कौन सा केस लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो हमारा सब्जेक्टिव केस दे होता है या दैम होता है, तो होता है हमारा दे। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, इट इज़ दे हु चीट यू इन योर बिजनेस। अब मैं समझता हूँ कि आपको ये वाला हमारा रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी देखो हम और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है, इट इज, अब हमें यहाँ से भी कुछ छांटना है, यहाँ से भी छांटना है, ठीक है। अब हम, ये हमारा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसी का है, इसी का पार्ट है, ध्यान से सुनो क्या है। इट इज़ हु रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको उस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि एग्जाम में चाहे कुछ भी क्यों ना पूछ लें, आप पूरे सवाल का आंसर दे सकते हो बहुत आराम से। चाहे इसके प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस पूछ ले, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कुछ भी पूछ ले, आपका क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, इट इज, ये बताओ क्या हु से पहले कोई वर्ब है, केवल इज के अलावा, भाई और तो कोई वर्ब नहीं, केवल इज है। तो इज है, तो इज यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। और इज अगर मेन वर्ब है तो कौन सा केस लेगी, सब्जेक्टिव केस लेगी, नहीं लेगी। तो बताओ सब्जेक्टिव केस आई होता, मी होता, तो आप कहोगे सब्जेक्टिव केस आई होता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, इट इज आई। इतना तो ठीक हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है हु के बाद। अब एक बार बताओ, हु के आगे क्या दिया है, इज दिया है, आर दिया है, एम दिया है, ठीक। तो इसका मैं आपको रूल बता देता हूँ कि हु से पहले जो भी केस आता है या जो भी प्रोनाउन आता है, हु से पहले क्या आया, आई आया है। तो अब मुझे आप बताओ, आई के साथ में इज लगता है, आर लगता है, एम लगता है, तो वो लगता है एम, तो इसलिए यहाँ का राइट आंसर क्या होगा, एम। रूल क्या था कि हु से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया होता है, जो भी सब्जेक्ट या जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया था उसके अनुसार हम वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर हम हु के अनुसार वर्ब नहीं लगाएंगे, हु से पहले आने वाले वर्ड के अनुसार वर्ब लगाएंगे। आया क्या है, आई लाया है, तो आई क्या लेता है, एम। तो राइट आंसर क्या बनेगा, इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ना पूछ के यहाँ से पूछ लेता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पूछ लेता है, तो इस चीज़ को मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये जो चीज़ है आगे कई चैप्टर्स में दिखेगी आपको, ये वाला रूल है, कई बार रिपीट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल प्रोनाउन तक नहीं सीमित है, ये तो अभी कई चैप्टर में ये वाला रूल कंप्लीट होगा, तो आप देखना जाके। फिलहाल अब हम करते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन। वैसे अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक बार और चलो बता देता हूँ। क्या इट इज कैसा था, अकेला, तो क्या लगाया हमने, आई। क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है। इसके बाद में क्या, हु किसके अनुसार वर्ब लेगा, इससे आने वाले पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या दिया, आई, तो आई क्या लेता है, एम। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, एम। अब समझ गए। चलो अब हम करते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारा, इट वाज फिल इन द ब्लैंक्स हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स। अब आप एक बात बताओ, वाज क्या अकेला आया है, साथ में आया है, तो आप कहोगे भाई हु से पहले, तो हु के से पहले और तो कोई वर्ब नहीं है बाज के अलावा, तो बाज आया है यहाँ पर क्या, मेन वर्ब, क्योंकि अकेला आया है।
और अकेला है तो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो क्या लेगा अपने साथ में सब्जेक्टिव केस लेगा। तो अब बताओ आई सब्जेक्टिव केस होता है या मी होता है, तो आप कहोगे आई सब्जेक्टिव केस होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा आई। अच्छा एक बार ये और चेक कर दो कि बाज सही लिखा है, तो बाज सही लिखा हम कैसे पहचानेंगे, हम पहचानेंगे हु से आने वाले पहले वर्ड के अनुसार। तो हु से पहले क्या आएगा यहाँ पर भाई, हु से पहले यहाँ पर क्या आएगा, हु से पहले आई आएगा ना, अभी मैंने आपको बताया। तो आई अपने साथ बताओ बर लेता है या बाज लेता है, तो आप कहोगे बाज लेता है, तो राइट आंसर क्या बनेगा बाज। अच्छा पहले मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंस, वहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था कि आई अपने साथ में बर ले रहा था, तो वो कब ले रहा था जब वो कोरी कल्पना होती थी। यहाँ पर कोई कोरी कल्पना थोड़ी है, ये मैं आपको चीज़ें आगे पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, उस चीज़ को देख लेना। वो अनरियल सिचुएशन होती थी, ठीक, तो उसका मैं ज़्यादा यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब देखो ये आज का हमारा आ गया अगला रूल, ये हमारे अगले रूल पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हमारा, राम इज एज इंटेलिजेंट एज, और आगे हमें छाटना है मी लगाएं या आई लगाएं। अब देखो इसका मैं आपको रूल बता देता हूँ। रूल क्या होता है कि जब सेंटेंस में दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के बीच में तुलना हो रही होती है, ठीक, दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के बीच में तुलना हो रही होती है, तो वो जो लास्ट वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है तो वो अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, ठीक है, उसी केस में आएगा। यानी कि इससे पहले, अब एक बार बताओ, इससे पहले कहीं तुम्हें कोई नाउन दिया हुआ है भाई, मी और आई से देखो, इससे पहले कोई नाउन दिया है, तुम देखो नहीं एज इंटेलिजेंट, ये तो कंपेयर वर्ड है, ये तो कंपेयर कर रहा है, ये तो तुलना कर रहा है कि राम इज एज इंटेलिजेंट एज मी या आई, यानी कि राम भी उतना ही बुद्धिमान है जितना कि मैं, राम भी उतना ही बुद्धिमान है जितना कि मैं, तो ये तो तुलना कर रहा है। अच्छा फिर ये है वर्ब, तो इससे पहले नाउन क्या आया, ही आया है, और ही क्या है सब्जेक्टिव केस, ही क्या है सब्जेक्टिव केस। तो इसके आगे आने वाला, तो यहाँ पर जो भी केस आएगा वो इसके अनुसार आएगा। अब बताओ राम क्या है सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आई होगा या मी होगा, तो आप कहोगे भाई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होगा आई, तो हमारा राइट आंसर क्या बना, हमारा राइट आंसर बनेगा राम इज़ एज इंटेलिजेंट एज आई। मैं आशा करता हूँ ये वाला रूल आपको समझ में आया होगा, और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये अक्सर परीक्षा पूछ लिया जाता है। एसएससी का ये एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी बहुत इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, और एमटीएस तो खासकर पूछता है, बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, शिल्पी इज़ एज ब्यूटीफुल, शिल्पी इज़ एज ब्यूटीफुल, और आगे हमें देखना है कि ही या हिम लगाएं, यानी कि शिल्पी भी उतनी ही सुंदर है जितनी कि वह। अब आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पर आप हर मत सोचें ना कि ये शिल्पी के लिए आया है, ये तो किसी और के लिए आया है, यहाँ पे ही और हिम, फिर आप सोचो यार यहाँ पर शिल्पी है तो ये तो फीमेल है, तो यहाँ पर हर होगा या शी होगा, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि ये तो किसी और व्यक्ति के लिए आया है, ये तो दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है। तो अब बताओ तुलना कहाँ पे हो रही, तुलना हो रही है यहाँ पर एज ब्यूटीफुल एज, और किस किस के बीच में हो गई, शिल्पी के बीच में हो रही है और ही या हिम के बीच में हो रही है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो जहाँ पर तुलना होगी तो उसके ठीक बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो उसका भी केस वही होगा जो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन का केस होगा, यानी कि वो भी इससे पहले वाले। अभी आगे ऐसे भी सेंटेंस आएंगे जिसमें जो तीन तीन नाउन या प्रोनाउन दिए होंगे, तो आप कन्फ्यूज़न हो जाओगे कि हम इस वाले के साथ लगाएं, इस वाले के साथ तुलना करें या इस वाले के साथ तुलना करें, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो अगर तुलना यहाँ पे हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हो रही है आपकी क्या कंपेयर, यहाँ पर आपकी जैसे मान लो ये लिखा है एज ब्यूटीफुल एज, इसका मतलब है एज ब्यूटीफुल एज, ठीक है, और तुलना हो रही है, तो हम जो यहाँ वाला जो केस होगा ना, यह वाला जो केस वो आएगा इसके अनुसार, ठीक, इस चीज़ को याद रखना। मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे देखो अच्छे से याद आ गया। हम कह रहे हैं मान लो यहाँ पर जैसे 5 नाउन हैं, ठीक, 5 प्रोनाउन दिए, एक प्रोनाउन ये, एक प्रोनाउन ये, एक ये और एक ये, और इन दोनों के बीच में तुलना हो रही है, किसके बीच में हो रही है, इन दोनों के बीच में तुलना। तो यहाँ पर जो केस आएगा ना वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, इस चीज़ को याद रखो। अब आप देखो, अब आप समझ गए होगे। अब यहाँ पर जो केस आएगा, क्या यहाँ पर और कोई नाउन या प्रोनाउन दिया शिल्पी के अलावा, कुछ नहीं दिया भाई, तो यहाँ पर जो केस आएगा ना वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई केस दिया होता तो इसके अकॉर्डिंग आता, तो इसके अकॉर्डिंग आता, ठीक है। तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि तुलना तो यहाँ पर होनी है बीच में, तो आएगा किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर वाला केस है वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो शिल्पी के सब्जेक्टिव केस है ना, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, ठीक। अब आप समझ चुके होंगे। अब देखो ये था हमारा रूल नंबर 3। क्या है रूल नंबर 3, जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन के बीच में तुलना होती है तो दोनों तरफ सेम केस रहेगा।
दोनों तरफ कैसा केस रहेगा, सेम। कैसे, फिर से एक बार बता देते हैं। मान लो एक ये प्रोनाउन था, एक ये प्रोनाउन था, एक ये प्रोनाउन था, ठीक, इनके बीच में तुलना हो रही थी, तो यहाँ पर जो केस रहेगा वही यहाँ पर केस रहेगा, यानी कि इस वाले के अनुसार चलेंगे। ठीक है, हम किसके अनुसार चलेंगे, तुलना यहाँ पर हो रही है, ठीक है, हम किसके अनुसार चलेंगे, इसके अनुसार। यहाँ वाला जो केस डिसाइड कौन करेगा, ये करेगा, ये, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, ये करेगा, ना कि ये वाला कब करेगा, जब ये नहीं दिया होगा, जब ये नहीं दिया होगा तब ये वाला करेगा, और जब ये दिया होगा तो ये वाला करेगा। ठीक, तो आपने समझ लिया ना कि जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन के बीच तुलना होती है तो दोनों तरफ सेम केस रहेगा। ठीक, कैसा केस रहेगा, सेम केस। अब देखो, अब हम करते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारा, दे आर एज रिच, और आगे हमें लगाना आई या लगाएं मी लगाएं, कोई एक लगाना है। आपने देखा तुलना कहाँ पर हो रही है, एज रिच एज, यानी कि बेबी उतने ही अमीर हैं जितना कि मैं। तुलना यहाँ पर हो रही है, कितने प्रोनाउन के बीच में हो रही है, दो प्रोनाउन के बीच में। एक तो प्रोनाउन ये है और एक इससे पहले ये है। क्या बीच में कोई है, बिल्कुल नहीं है। तो जब बीच में कोई है तो किसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार बदलेगा। अब बताओ दे क्या है यहाँ का, दे भाई सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर आई लगेगा या मी, तो भाई आई भी सब्जेक्ट लगेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर हमारा बनेगा आई। तो हमारा आंसर क्या बना, दे आर एज रिच एज आई। ठीक, हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। अब देखो तुलना कहाँ पर हो रही है, आपको सबसे पहले तुलना देखनी है। तुलना हो रही है मोर ब्यूटीफुल, यानी कि तुम भी उतने ब्यूटीफुल हो जितना कि वह। ठीक है, तुम उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, सॉरी, तुम उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल, जितना कि वह नहीं, तुम उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। अब आप एक बात बताओ, तुलना किसके बीच में हो रही है, हर के बीच में हो रही है और यू के बीच में हो रही है, तो इन्हीं दोनों के बीच में तो हो रही है। तो ये वाला जो केस है ना, ये किस पे डिपेंड है, ये यू पे डिपेंड है। अब यू बताओ, यू सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो भाई यू तो सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लेगा, तो क्या लगेगा, देन हो जाएगा हमारा शी। ठीक है, हर नहीं होगा। अब हमारा क्या होगा, देन के बाद में क्या आएगा, अब हमारा यहाँ पर आएगा शी। तो हमारा राइट आंसर क्या बना, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन शी। ठीक है, मैं सोच सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, एक एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब ये वाला हमारा आंसर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका हम लेवल बढ़ाए। क्या है क्वेश्चन, शी लाइक्स यू एज मच एज आई। अब आप एक बार बताओ तुलना कहाँ पर हो रही है, एज मच एज। ठीक है, कितने प्रोनाउन दिए, अब इसमें प्रोनाउन देखो, एक प्रोनाउन तो शी दिया है, एक यू दिया है और एक आई दिया है, तीन प्रोनाउन दिए हैं, तीन प्रोनाउन दिए हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जो तुलना होगी ना वो हमेशा निकट वाले पे होगी। कौन से, तुलना कहाँ पर होगी, एज मच एज। तो ये वाला जो केस होगा ये किस पर डिपेंड होगा, अब ये होगा यू पर। अभी तक आप देख रहे थे, पिछला क्वेश्चन देखो, पिछले क्वेश्चन में तुलना यहाँ पर हो रही थी मोर ब्यूटीफुल देन, तो एक केस ये होता था, एक केस ये होता था, तो ये किस पे डिपेंड होता था, पहले वाले पे। यहाँ पर देखो आई और दे में तुलना हो रही थी, तुलना यही तो कर रहा था आई और दे में, तो ये वाला किस पे था डिपेंड, इस पे। लेकिन अब 15वां वाला देखो, इसमें एक तो शी दिए, एक यू दिया, एक आई दिया, तीन प्रोनाउन दिए हैं, तुलना इन दोनों के बीच में हो रही है, तो ये वाला केस किस पे डिपेंड होगा, इस पे डिपेंड होगा। ये ठीक अपने पहले वाले पे होगा। देखो बताएं स्टूडेंट कहाँ पर गलती कर देता है, स्टूडेंट होता है कन्फ्यूज़। क्या, उसने देखा तीन, उसने देखा ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, यूनियन प्रोनाउन, वो सीधे यहाँ से उठाए और यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पर नहीं पहुँचना, आपको ये देखना भाई मेरा तुलना तो यहाँ पर हो रही है इन दोनों के बीच में। तुलना किसके बीच में हो रही है, ध्यान से देखो, तुलना इसके और इसके बीच में हो रही है, ना कि इसके बीच में। तो ये जो केस होगा ना इस पर डिपेंड होगा। अब तुम मुझे अब बताओ यहाँ पर शी क्या है, शी है यहाँ पर सब्जेक्ट, लाइक्स क्या है वर्ब, वर्ब के बाद में क्या आता था, ऑब्जेक्ट। मैं बहुत देर से बता रहा हूँ, वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। ये हो रही है तुलना। तो अब बताओ यू क्या है, यू ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो आई क्या होगा, आई तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मी कर देंगे, नहीं कर देंगे। अब आपको समझ में आया, अभी तक हम बहुत देर से यहाँ पर सब्जेक्ट ही बना देते थे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हम इसकी तुलना इससे कर देते थे, तब होता था सब्जेक्टिव केस। लेकिन अब तो तुलना इससे हो रही, क्योंकि अब तो यहाँ पर तीन प्रोनाउन हो गए और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर आई ना होके अब क्या होगा, अब होगा यहाँ पर मी। अब मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ये रूल समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट हो गई है, और हम करेंगे अगली क्लास जहाँ पर हम बहुत सारे नए रूल्स पर क्वेश्चंस करेंगे। आज वाले जो हमने
क्वेश्चंस कराए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और यहाँ से कम आपको एक क्वेश्चन देखने को परीक्षा में मिल जाएगा। और हर एक परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन दिखता है हर परीक्षा में। ठीक है, आज वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों मैं आता रहूँगा आपके साथ ऐसी क्लास लेकर और मैं आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से करा दूँगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।